जी, अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं? खैरियत से? यार आई एम सॉरी, गुफ्तगू ऐसी मज़ेदार हो रही है कि इसको ख़त्म करने दिल नहीं चाहता है, कहीं न कहीं तो उसे रोकना पड़ेगा। तो आज शायद ये हमारी आखिरी किस्त होगी और मुफ्ती साहब की बातें हो रही हैं और जो आज काफ़ी लोगों को जो कि इदारों से वाबस्ता होंगे, उनको मालूम ही होगा कि जो लोगों के करियर बने हैं, देखें आईसीएमए वो इदारा था जिसने एक लोगों को एक मौका दिया क्लास जंप करने का। अब तो इतना है भी नहीं मौका। और जितनी वो फैमिली वैल्यूज़ थी, एक तरफ से रोकना और दूसरी तरफ खर्चा करना अंधाधुंध इदारों के ऊपर। जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्रेटरी को उन्होंने और पीर मोहम्मद कालिया साहब ने खड़ा किया है, मैं जानता हूँ उसको ये। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिनको याद करते रहने की ज़रूरत है। और आपने जो पिछली किस्म बातें की हैं कि किस तरीके से आईसीएमए के मेहमानों को घर में लाके ठहराना कि ऐसा ना हो कि होटल का बिल उस पे। बड़ा दुःख होता है जब मैं आजकल देखता हूँ कि बाकायदा ऐसी सियासी जमातें और ऐसे, मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी-बड़ी चैरिटीज़, वो अपनी नेटवर्किंग के लिए माशाल्लाह लाखों रुपए की आम पार्टी करती हैं। बुज़ि वो जो चंदे के पैसे होते हैं, जी, चंदे के पैसे होते हैं। जो चैरिटी के पैसे होते हैं, जी, और वो बहुत आम हो गया है कि बड़ी-बड़ी मज़हबी सियासी जमातें, इनके जो प्रोग्राम के अंदर ये लाखों रुपए के खाने के बिल बनते हैं, जो वो जमातें और वो चैरिटीज़ बर्दाश्त करती हैं। तो ये वो वैल्यूज़ थी जिसे हम छोड़कर आ गए हैं, जिसका आज मैं और आप ज़िक्र कर रहे हैं और जो एक कहत-ओ-रिजाल है, इसको याद करने की बड़ी ज़रूरत है। मुफ्ती साहब के हवाले से कोई आपको याद है एक लड़का था कुद्दूस बिमुला? जी, मैं कुछ अरसे तक उनसे इन टच था। उनकी हाँ। बेगम से इन टच हूँ मैं अभी भी। अच्छा। वो अमेरिका में होती हैं, मैं गया भी था तो मेरी बात हुई थी। कुद्दूस इत्तेफ़ाक से जो है वो नाइजीरिया चले गए और उनकी अपनी फैमिली से कोई अ, बहुत क्लोज़ कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या हुआ अच्छा। है ये पता नहीं, ये अपनी बच्चों के साथ यहाँ रहती है अमेरिका में, फ्लोरिडा में, और वो नाइजीरिया में रहते हैं, हुँ। जिनके अब्बा ने शादी कराई थी। आपको हाँ, पता मुझे होगा। मालूम है। मैं इसी बार था, मुझे याद है कि उनकी शादी थी पाकिस्तान में हुई थी और उन्होंने जी। करवाई थी और काफ़ी ज़ाहिर है कि बहुत केयरिंग किया करते थे। जी, हाँ। जी। लोगों की उसमें बहुत रहते। मैं आपको यकीन करें, मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता, मेरे अब्बा मेरे दफ़्तर में आके बैठते थे, तो हमारे दफ़्तर में एक खातून हैं, डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट साइड पर। उन्होंने एक दिन मुझे अब्बा कहा, फ़ोन किया कि हम देखना चाहते हैं मुफ्ती साहब को। अब्बा के आखिरी दिन थे, आखिरी कुछ दिन थे। हम देखना चाहते हैं, दफ़्तर से कुछ लोग आना चाहते हैं। मैंने कहा जी आइए। हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं। उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब को देखना है मुझे। मैंने कहा जी वो तो बेहोश पड़े हैं। उन्होंने कहा मुझे देखना है। हम चले गए अब्बू के कमरे में, अंधेरा था। मैंने देखा वो अब्बू के सर पे हाथ फेर रही हैं, बड़ा मायने-ख़ेज़ अंदाज़ में, माथे पे, इस पे, उस पे। और जब अब्बा का इंतकाल हो गया, इंतकाल में भी आई बात, बाद में मेरे पास आईं। उन्होंने कहा आपको पता है, उनकी बहरहाल ज़िंदगी के भी कुछ चैलेंजेज़ हैं। उन्होंने कहा आपको पता है कि मुफ्ती साहब को ये सारे चैलेंजेज़ का पता था, और मुफ्ती साहब मुझे इतना मोटिवेटेड रखते थे, इतना मुझे पुश करते थे कि तुम दफ़्तर आओ, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब यकीन करो, उन्होंने कहा कुछ अरसे मैं दफ़्तर नहीं आ रही थी, मगर मैंने सिर्फ़ मुफ्ती साहब की वजह से आना शुरू। हमारे दफ़्तर के बहुत सारे लोगों ने सिर्फ़ एलएलबी अब्बू की वजह से किया। वो इतना पुश करते थे। तो मैंने कहा वो आपको फ़ोन करते थे, तो मुझे पता ही नहीं था वो अपने चेंबर से बैठकर मेरे दफ़्तर के लोगों से के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न होते थे, उनके पर्सनल मामलात की बेहतरी के हवाले से, कि मुझे लगता है कि मुझे अफ़सोस ये हो रहा था कि यार मुझे कोई इस बात का इदराक नहीं है कि लोगों, मतलब हम तो सिर्फ़ इतना ही बात करते हैं जितना कि दफ़्तर में लोग नज़र आते हैं, मगर वो उनकी, ये एक उनकी शख्सियत का एक किरदार। मोहल्ले में मेरी बेगम बहुत नाराज़ होते थे कि अब आप जहाँ मोहल्ले से निकलते हैं, कोई लड़की मिली, बच्ची मिली, औरत मिली, मर्द मिला, सबसे मज़ाक होता था। हम समझते थे ये गलत बात है, मगर जब उनके इंतकाल के बाद वो 18-18 15-15 साल की बच्चियाँ और लोग आना शुरू हुए, अंकल नज़र नहीं आ रहे, अंकल नहीं नज़र आ रहे। जब उनको पता लगा इंतकाल हो गया, तो उन्होंने बड़ा अफ़सोस किया कि वो तो हमें कभी खिलौने दे दिया करते थे, कभी वो हमसे मतलब एक मोहब्बत बाँटने का उनका तरीक़ा था एक, अब वो हम नहीं समझ सके। तो बस ये था, मगर ये कि बहुत बड़ा खला है। मुझे लगता है कि मैं उनकी एक ज़िंदगी को मैं यूँ कहूँगा कि वो 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। वो 84 साल से पहले मैं उनको शायद इतना नहीं जानता था उस वक़्त से, जितना मैं उनको उनकी मौत के बाद जानता हूँ। जितना लोगों ने आके मोहब्बत का इज़हार किया और ऐसी-ऐसी बातें बताई तस्लीम भाई, कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं फिर वही कहूँगा कि ये मुझे लगता है किसी और आदमी की बात है। यार तुम्हें बुलाने का बुनियादी मकसद यही था, क्योंकि अब ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा ना, जब से मोबाइल फ़ोन आया है,
इस वक्त की स्टैटिस्टिक्स ये है कि तकरीबन जो 2024 की कि हम लोग अपने स्पेयर टाइम का 60% जो है मोबाइल फोन में लगाते हैं, जो स्पेयर टाइम होता है। तस्लीम भाई मैं आपको बताऊं, फता कलामी, मुझे एक लड़का मिला, उसने कहा कि जी आप क्या करते हैं, पहले ऐसी बात हुई, वो शायद डॉक्टरी या डॉक्टर है, क्या है, साइकेट्रिस्ट। मैंने बताया जी मैं टैक्स एडवाइजर हूँ। कह रहे आपका काम तो बहुत चल रहा होगा। मैंने कहा आइंदा 2 काम चलेंगे इस मुल्क में एक हमारा और एक आपका। तो कहने क्या मतलब? मैंने कहा भाई जो इस माशरे में नफ्सा नफसी और इस मोबाइल और इस टेक्नोलॉजी का जो डाउन साइड है ना, आपका काम तो हमसे 10 गुना आगे चलेगा। हर आदमी नफसियाती है और हर आदमी अपने खोल में बंद है। तो आप यकीन करें, मैं तो दुआ करता हूं। मैं एक बात बताऊं, तुम भी सदमे से गुजरे और मैं भी सदमे से 2 दफा गुजरा हूँ। पहली बार जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और दूसरी बार जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। यकीन करो कि 3 दिन तक मैंने अपने मोबाइल को ऑफ करके अलमारी बंद कर दिया था कि आदमी जो फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, क्यों आखिर क्यों आ रहे हैं? हम समझते हैं कि एक फेसबुक के ऊपर रिप लिख के अपनी जिम्मेदारी से पूरा पौधा भरा हो गए। नहीं, इन्ना लिल्लाह तक भी नहीं लिखते, मोबाइल ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो ये जो बात यादें हम ताज़ा कर रहे हैं और मैं अपने भी रिग्रेट को ताज़ा कर रहा हूँ, वो ये कि ये मोहब्बतें जो है ना, इनका कोई जवाब नहीं है। मोहब्बतें मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं कि अब जैसे उनका एक हमें उस वक्त लगता था उनका शौक है, मशगला, कि हर संडे का अखबार तो रोज पढ़ते थे, मगर संडे का अखबार पढ़ के किसका सोयम चेलू मैं जा रहा हूँ। ये वही केयरिंग वाली बातें हैं सारी की सारी, और चीज़ों को याद रखना। हम लोग इतना केयरिंग नहीं रहे हैं, हम लोग इतना, असल में वही मैंने कहा ना कि वो एक तो आज की जो गुफ्तगू है ना, शायद जो हमारे छोटे बच्चे किसी काम आ जाए कि ये लाइफ का एक रुख ये भी है कि आदमी जो है गैजेट्स के बजाय लोगों के साथ राब्ता रखे। बताऊं, बेनतहा लोग, हमारे अब्बा के एक बहुत करीबी दोस्त खुदा चचा, वो गुजर गए, उनके गुजरने को 13 साल हो गए। उनकी बेटी जो हमारी बड़ी बहन है, उनकी बेटी जो कि अब खुद दादी बन गई माशाल्लाह, उनकी बेटी से अब्बा का वो ताल्लुक और उनके दामाद के साथ वो ताल्लुक है कि अभी भी वो हमारे घर आते हैं। वो जो साहब है वो खुद भी डॉक्टर हैं और वो कहते हैं कि मेरे सगे चचा से ज्यादा हमारे ससुर के मरने के बाद ये चाहते तो मामला खत्म हो जाता, मगर ये वो कहते हैं कि हर ईद पर चचा पहले मुलाकाती होते थे हमारे, हर ईद पे पहुंचते थे। और वो कहते हैं कि ये मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार ये कैसे हो सकता है कि आदमी अपने मरहूम दोस्त की बेटी और दामाद के साथ इतना ताल्लुक रखे कि वो कहते हैं मैं इतना नहीं आता था तुम्हारे यहाँ, मगर चचा हमारे यहाँ हमेशा आया करते थे और इस तरह आते थे। और बल्कि मेरी बेटे और बहुओं को भी वो ईदियां 50 रुपए 100 रुपए, मैं कहता भी था मजाक में कि चचा आप ये लिफाफा मेरी तरफ भी करें आप, तो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि बता रहे थे मुझे कि मैं जब रिटायर हुआ अस्पताल से, तो मुझे उन्होंने कहा भाई तैयार है ना, मैं फला जगह ले चलूंगा, और किसी के घर घुस गए और वहां लोग सलाम कर रहे हैं आके, और ये कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही किसी के सामने कह दिया कि भाई वो बात सुनो, तुम्हारा वो प्लॉट है ना, उसमें कल से इसका क्लिनिक बनेगा और इसका क्लिनिक बनवा दो और फलाओ। मैं कह रहा हूँ चाचा ना मुझे क्लिनिक आता है, ना वो बेचने वाला तैयार है, ना लेने वाला। और मतलब वो जबरदस्ती जो है ना, मेरी इतनी फिक्र थी उनको कि वो यानी कि अपने दोस्त के दामाद की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि खुद दादा बन गए, तो इतना ज्यादा। मगर ये तस्लीम भाई ये एबनॉर्मेलिटी थी, ये हम नहीं कर सकते। बात तो सही, हम नहीं कर सकते, लेकिन मतलब और शायद कोई ऐसा हो जो ऐसा कुछ कर ले, मगर लाइफ का एक अंदाज नहीं, मगर एक ये मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला की मंशा ये थी कि अल्लाह ताला ये सारी बातें मेरे सामने खोले कि भाई माशाल्लाह 84 साल की उम्र पाई उन्होंने। और उसके बाद उनका सफर आखरत जो था, जो बहुत सारे मुशाहिदात मुझे हुए, अल्लाह ताला ने जानबूझ के कराए, वो ऐसा था। उनके जनाजे में जो लोग थे, जिस तरह का मजमा और जिस तरह का लोगों की अकीदत, वीकडे में शदीद गर्मी में कि वो जनाब अली मोहल्ले वाले और वो हैरान के गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं, और ये सारी। और उसके बाद यानी कि मैं बताऊं आपको कि एक ऐसे साहब का मुझे फोन आया जो कि अब्बा का नाम नहीं जानते थे, यानी मिले तो दूर की बात, मुल्तान में रहते हैं, वो नाम भी नहीं जानते थे अब्बू का। उन्होंने मुझसे नाम पूछा और कहा आपके वालिद का नाम क्या है? मैंने कहा जी कैसर मुफ्ती, वो आलिम है। उन्होंने कहा मैं कैसर मुफ्ती साहब को 70,000 दफा जो कलमा तैयबा मैंने पढ़ा है,
मैं हदिया करता हूँ। अब ये 3-4 लोग ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने, और फिर उसके बाद हज आ गया, और हज पे इतने लोग गए, मुझे मस्जिद नबी से फोन आए, यार मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे फला भी मिला है, उसने बताया मुफ्ती साहब गुजर गए, मैंने भाई उनके लिए दुआ की। अब यकीन करें तसीम भाई कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ये दिखा रहा है मुझे कि भाई देख लो, लोगों की खैर खाई, लोगों के साथ अकीदत और ईमानदारा जिंदगी, ईमानदाराना जिंदगी। यानी कि मुझे वो उनके डॉक्टर ने कहा, साद नियाज बहुत मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो उनके डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे आखिर वक्त में कहा कि देखो ये बताओ तुम अपने अब्बा के बारे में, यार तुम ईमान क्या रखते हो? मैंने कहा जी ईमान ये सबने जाना है। तो उन्होंने कहा यार फिर अब ये बताओ, तुम उनकी आखिरत की फिक्र करो, दवा छोड़ दो, ये बताओ उनके बारे में क्या कहते हो? मैंने कहा जी क्या कह सकते हो उनके बारे में? मैंने कहा जी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अब्बा जो है ना डैम ऑनेस्ट आदमी थे, और ये वो आदमी थे जिनके पास इख्तियार था कि वो बेईमानी कर सके। एक तो रोड पे चलने वाला आदमी ने, जिस मैं गवाह इस बात का, मैं इस बात का जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो कहे मैं ईमानदार हूँ, भाई तुम्हारे पास बेईमानी करने का था क्या? तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा मैं ये कह सकता हूँ मेरे अब्बा डैम ऑनेस्ट आदमी थे। तो डॉक्टर साहब कहने लगे आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग ये सीना चौड़ा करके बात कर सकते हैं अपने बाप के बारे में? बहुत कम लोग हैं अदनान जो ये कह सकते हैं। मैंने भी नहीं, मैंने कहा मतलब नहीं मतलब आप समझ ना, तो ये मेरे वाले भी डैम ऑनेस्ट थे। मैंने कहा ना, ये उन डॉक्टर साहब ने कहा मुझे कितने लोग कर सकते हैं, आप इतनी चौड़ा, आपको अंदाजा है? मतलब वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि आपको पता है आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं ये कह सकता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की, और उसके बाद अपनी इंतकाल के बाद जितने लोग, अब्बू के एक बहुत करीबी दोस्त हैं खलील साहब, इस्लामाबाद में होते हैं, तो उन्होंने उनको ख्वाब में देखा, कुछ और लोगों ने देखा, बड़े खुश थे, बड़े इत्मीनान से थे, बड़ी जैसे कहते हैं कि तक़वियत मिलती है, बहुत हौसला होता है ये सब सुनकर, ये सब देखकर कि नेकी एक तो रायगा कभी नहीं जाती अल्लाह के यहाँ। वो एक हमारा ईमान तो है, मगर एक मुशाहिदा हो गया कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। इस चीज़ को हम समझते थे कि ये बेकार है, ये गलत हो रहा है, ये वक्त का ज़िया है, इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो एक्नॉलेजमेंट तो अल्लाह के यहाँ हुई है उनकी। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। बस अल्लाह करे कि कोशिश है मेरी भी कि कोई ऐसे नेक काम, ऐसे कार खैर के काम में लग जाऊं, कुछ उनकी जिसको कहते हैं कि मिशन को आगे बढ़ाएं, वो जो अपनी आखिरत के लिए भी कुछ करें। भाई हमने भी कुछ नहीं किया। बातें तो इतनी हैं कि कभी ख़त्म नहीं होंगी, और मुझे अपने वो दोस्त अहबाब याद आ रहे हैं जिनको साथ मुफ्ती साहब के इतने बड़े एहसानात थे, जिनके ऊपर मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे ये, और वो उन लोगों में से थे जिन्होंने इदारे बनाए, जिन्होंने लोगों को बनाया। असल चीज़ ये है कि आपने एक आदमी की ज़िंदगी बदली तो आपने नस्लों की ज़िंदगी बदली है, और जिन्होंने अपने रवैये के साथ यकीनन बहुत कुछ सिखाया। और ये सारी जो गुफ्तगू रही है पिछली 4 किस्तों में, इसके ऊपर जो है ना वो पूरी शख्सियत उनके सामने नहीं आती है, क्योंकि हर आदमी के साथ उनका मुख्तलिफ रवैया था, और जिसमें एक चीज़ मुश्तरक थी कि उनके लिए अपनी ज़ात की कोई अहमियत नहीं थी, और दूसरी ये कि वो इदारों पे खर्च करते थे, इदारों से कहीं पैसे लेते थे, सारा ये। और आज जितने ICMA के जो लोग क्वालिफाइड हैं, यकीनन कि उनकी क्वालिफिकेशन में इस किस्म के मुख्तलिफ लोगों का, ज़ैड जाफरी साहब का, मुफ्ती साहब वगैरह का बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने इदारे खड़े किए। तो दिल नहीं चाह रहा इस गुफ्तगू को ख़त्म करने का, लेकिन मैं मुफ्ती साहब के तमाम साथियों से, उनके अजीज़ों से जिन्होंने देखा, ये दरख्वास्त करूँगा कि उनके लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ करें, और जो हमारे लिए अच्छी मिसालें छोड़ गए थे उस पर कोशिश करें। सब पर तो नहीं अमल कर सकते, ज़ाहिर है मुफ्ती साहब तो हर एक नहीं बन सकता है, लेकिन जिस हद तक हो उस हद तक कोशिश करें कि ईमानदारी से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, और अपनी ज़ात को मारना और दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार देना और इतनी कामयाबी गुजार देना, और ऐसा नहीं है कि इसका कोई फल नहीं होता। ये जामुन का दरख्त आपके सामने जो मुफ्ती साहब यही कहते थे ना कि भाई जामुन का दरख्त जो है वो कई साल बाद फल देता है। तो माशाल्लाह हमारे अदनान साहब जो हैं वो भी जामुन के दरख्त अपने बाप के लिए, कि जहाँ उन्होंने सफ़र छोड़ा था अब आप इसको आगे लेके चलेंगे। तो आखिर में अगर आप कुछ मज़ीद बात करना चाहें लोगों के साथ। बस तस्लीम भाई, बाप को खोना बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे बाप को जो कि मतलब मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि बाप की विरासत में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो बहुत बड़ी नेकनामी। मैं जब अब्बा के इंतकाल के फ़ौरन बाद बजट सेमिनार हुए, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, ना मेरे अंदर हिम्मत थी, मगर एक जगह ज़बरदस्ती मुझसे कमिटमेंट ले ली, ICAP ने कमिटमेंट ले ली थी, तो बकिया जितने इदारे थे, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी और बार, टैक्स बार वगैरह, मैं उनको मना नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर वो लोग समझते शायद मैं गलत कर रहा हूँ उनके साथ। मैं जहाँ पे बैठा
स्टेज पर अब्बा के लिए दुआएं हुई, मुझे उनके नाम से पुकारा गया, बहुत बड़ी बात है। बाप की विरासत में सबसे बड़ी चीज सिर्फ नेक नामी है। सही बात है। ये अल्लाह ताला करे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। उनके जन्नत में दर्जात को बुलंद करे, आमीन। और हम लोगों को तौफ़ीक दे कि सारी नहीं से जितनी भी उनकी कम से कम भी कोई बातें सीख सकें, तो वो भी यकीनन एक बीज है जी जो अपने तौर पे हम लगा सकते हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया की जगह हम लोग एक ह्यूमन रिलेशनशिप को ज़्यादा जोड़ दें। इसके साथ ही मेरा ख्याल है अब इसको या चाहते हैं, मुलाकात होती रहेगी जरूर इंशाल्लाह। जरूर, शुक्रिया। या चाहता हूँ, अल्लाह।